हेलो, नमस्ते स्टूडेंट्स। आज हम कॉलर के अंतर्दृष्टि या सूझ के सिद्धांत का वर्णन करेंगे। इनसाइड थ्योरी ऑफ कॉलर क्या है? इनसाइड थ्योरी ऑफ कॉलर के बारे में आज हम जानेंगे। जीवन हो या शिक्षा, सभी क्षेत्र में व्यक्ति की समस्या आती है। व्यक्ति कोई भी कार्य करता है या अध्ययन करता है तो उसमें समस्या आती है। उपागम प्रणाली एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसका हम उपयोग करके अधिगम के नीति निर्धारकों द्वारा ध्यानपूर्वक एवं क्रमबद्ध हम अध्ययन कर सकते हैं। जब भी हमारे सामने कोई समस्या आती है तो हम उसे सुलझाने का प्रयास करते हैं और इसके लिए हम कोई न कोई अप्रोच अपनाते हैं। जब कोई शिक्षण की समस्या सामने आती है तो अब हम उसे अप्रोच के द्वारा उसे योजनाबद्ध ढंग से हल करने का प्रयास करते हैं। सीखने के लिए हमें जैसे संज्ञानात्मक उपागम, गेस्टोल्ट उपागम, थॉर्नडाइक के उपागम आदि का हमने अध्ययन किया था। आज हम कॉलर के अंतर्दृष्टि या सूझ के सिद्धांत का अध्ययन करेंगे। इसे गेस्टोल्ट थ्योरी भी कहते हैं। गेस्टोल्ट थ्योरी भी कहते हैं और इसे अवयवीवादी भी कहते हैं। जैसे अवयवीवादी भी कहते हैं। और इसमें जो इसके गेस्टोल्ट थ्योरी में 3 प्रमुख आते हैं: कोफ्का, हम इसे कोफ्ता भी कहते हैं, कोफ्ता, कोहलर और वर्दीमर। ये तीनों गेस्टोल्ट थ्योरी में प्रमुख है। तो आज हम गेस्टोल्ट थ्योरी में कॉलर के अंतर्दृष्टि या सूझ के सिद्धांत का अध्ययन करेंगे। वह मानसिक संगठन जिसके द्वारा एक समस्या को हम अब उसके सब संबंधों के साथ देखते हैं, मतलब हम उस समस्या को पूरी देखते हैं, उसके एक एक पक्ष को नहीं देखते हैं। वस्तुतः सूझ अवधान के केंद्रीकरण के आगे की स्थिति होती है जिस पर संपूर्ण सफलता निर्भर करती है। सूझ में हम मस्तिष्क का वस्तु से एकीकरण करते हैं। साधारण रूप से वे क्रियाएं सूझ द्वारा सीखने की क्रियाएं कहलाती है जो व्यक्ति की स्थिति का अवलोकन करके समस्या को पूर्ण रूप से समझने की योग्यता बनाती है। मतलब व्यक्ति या बालक के सामने कोई समस्या है तो हम उसकी केवल एक पक्ष को ही नहीं देखें बल्कि हम उसके पूरे संपूर्ण पक्ष को देखें, पूरी समस्या को जानें और उसे दूर करने का प्रयास करें। और इसके लिए बालक को अपनी कल्पना शक्ति जगाना होगी। जिस बालक में जितनी कल्पना शक्ति होगी वह अधिक सूझ स्थापित कर सकेगा, वह अधिक सोच सकेगा और समस्या का समाधान कर सकेगा। थॉर्नडाइक वगैरह कहते थे कि एक बालक प्रयास करके, अभ्यास करके, तत्पर रह के ही अपनी समस्या का समाधान कर सकता है, जबकि गेस्टोल्ट थ्योरी के कॉलर का यही मानना था कि बालक अपनी सूझ यानी कि उसके सामने कोई समस्या दे रहे हैं वो उसके प्रति सोचेगा, उस समस्या के प्रति, तभी उस समस्या का वह हल निकाल सकेगा। तो कॉलर ने इसके लिए कुछ प्रयोग किए थे जिसका हम अध्ययन करेंगे। कॉलर ने इसके लिए एक चिंपैंजी पर प्रयोग किया था। विभिन्न मनोवैज्ञानिकों ने विभिन्न पशुओं पर प्रयोग किया था। कॉलर ने सुल्तान नामक चिंपैंजी पर प्रयोग किया था जो बहुत ही प्रसिद्ध है। और कॉलर ने चिंपैंजी को क्या किया था? पिंजरे में बंद कर दिया था। कॉलर ने चिंपैंजी को पिंजरे में, ये हम देख रहे हैं, चिंपैंजी को पिंजरे में बंद कर दिया है और केले को पिंजरे के बाहर रख दिया और उस पिंजरे में एक डंडा भी रख दिया।
तब कॉलर उस चिंपैंजी को देख रहे थे। तो चिंपैंजी को भूख लगने लगी, तो इधर उधर देखने लगा और सोचने लगा। फिर उसने उस डंडे की सहायता से केले प्राप्त किए, ये बाहर रखे हुए केले प्राप्त किए और अपनी भूख को शांत किया। फिर नेक्स्ट इस तरफ कॉलर ने बहुत सारे प्रयोग किए थे। फिर इसके जो द्वितीय चरण में कॉलर ने क्या किया कि पिंजरे में 2-3 अलग अलग स्टिक रख दी जिनको हम आपस में ऐसे जोड़ सकते थे। इन तीनों को हम ऐसे जोड़ के इसको हम एक डंडा बना सकते थे। तो इस तरह कॉलर ने 3 अलग अलग स्टिक रख दी और केले को पिंजरे से अब ज़्यादा दूर रख दिया। पहले पास रखा था और इतनी दूर पे रखा था कि केले एक डंडे से नहीं आ सकते थे। तो वापस कॉलर उस चिंपैंजी का अध्ययन कर रहे थे। तो कॉलर ने देखा कि चिंपैंजी को भूख लगने लगी है, तो उसने प्रारंभ में एक डंडा लिया, सिर्फ एक डंडा लिया और केले को प्राप्त करना चाहा, लेकिन केले उसके पास में नहीं आए। तो थोड़ी देर बाद और उसका अध्ययन कर रहे थे तो चिंपैंजी ने अपना सूझ ली, मतलब उसने कल्पना शक्ति की और उन डंडों को आपस में जोड़कर, इन तीनों को आपस में जोड़कर पूरा ही एक डंडा बना दिया और केले प्राप्त कर लिए और उस चिंपैंजी ने अपनी भूख शांत कर दी। फिर कॉलर ने चिंपैंजी पर बहुत सारे अध्ययन किए। फिर तृतीय चरण में कॉलर ने केले को अब पिंजरे से बाहर नहीं रखा, अब केले को उन्होंने पिंजरे के अंदर ही रख दिया। पिंजरे में केला भी था और चिंपैंजी भी था। तो पिंजरे में कॉलर ने केले को अब उसकी छत पर यहाँ लटका दिए केले को, और चिंपैंजी यहाँ था। और उसी पिंजरे में कॉलर ने एक बॉक्स भी रख दिया, संदूक भी रख दिया। और कॉलर वापस अध्ययन कर रहे थे तो देख रहा है कि अब चिंपैंजी को भूख लगने लगी है, थोड़ी देर इधर उधर देख रहा है। फिर उसने सोचा और उसने अपना दिमाग लगाया, अपनी सूझ लगाई, उसने कल्पना शक्ति लगाई। उसने इस संदूक को यहाँ पे रखकर इसके ऊपर चढ़कर ये केले प्राप्त कर लिए और अपनी भूख शांत कर ली। फिर नेक्स्ट और प्रयोग किया कॉलर ने। इस बार कॉलर ने वापस पिंजरे में ही प्रयोग किया। पिंजरे में अब क्या किया कि केले को ज़्यादा ऊंचाई पे लगा दिया। पिंजरे में केले को ज़्यादा ऊंचाई पर लगा दिया। ये ज़्यादा ऊंचाई पर केले लगा दिया। यहाँ पे चिंपैंजी था और इस बार कॉलर ने एक डिब्बा नहीं रखा, एक संदूक नहीं रखी, बल्कि अलग अलग 3 बॉक्स रखे। 1 2 3 ऐसे करके 3 बॉक्स कॉलर ने रखे। अब वापस वही थोड़ी देर में, और यहाँ पे उसने केले को टांग रखा था। तो वापस थोड़ी देर बाद वही हुआ, चिंपैंजी को भूख लगने लगी, वो इधर देखने लगा। तो उसने इन तीनों डब्बे को देखा और इन डब्बों को एक के ऊपर एक सीढ़ी बना के 1 2 और 3 ऐसे तीनों डिब्बे एक साथ रख के यहाँ पे चढ़कर और इस केले को प्राप्त कर लिया और अपनी भूख शांत कर ली। तो इस प्रकार कॉलर का कहना है कि हम बालक या व्यक्ति के सामने हमें समस्या रखनी चाहिए, और समस्या रखेंगे तभी बालक या व्यक्ति अपने सूझ का प्रयोग करेगा, अपनी बुद्धि का प्रयोग करेगा, उस समस्या को दूर करने का प्रयास करेगा। तो बालक के सामने अवश्य ही हमें प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड से बालक को पढ़ाना चाहिए, उनके सामने समस्या रखनी चाहिए, तभी बालक में कल्पना शक्ति का विकास होगा। गैरीसन के अनुसार विद्यालय में बालक के समस्या समाधान पर आधारित अधिकांश सीखने की व्याख्या करनी चाहिए। हमें बालक को उसके सामने प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड रखना चाहिए, बालक को समस्या रखनी चाहिए और उसे हल करने के लिए देनी चाहिए, तभी बालक की कल्पना शक्ति का विकास होगा और उसकी सूझ का भी विकास होगा।
थॉर्नडाइक का कहना था कि बालक अभ्यास के द्वारा सीखता है, प्रैक्टिस के द्वारा सीखता है, अपनी तत्परता के द्वारा सीखता है। लेकिन कॉलर का कहना था कि नहीं, बालक के सामने आप समस्या रखो, उस पर वो अपना बुद्धि लगाएगा, दिमाग लगाएगा, उस समस्या को दूर करने का प्रयास करेगा। फिर जो इस सिद्धांत की शिक्षा में हम उपयोगिता है उसका हम देख लेते हैं। गेस्टोल्ट जो थ्योरी है वह सीखने में बहुत ही उपयोगी होती है, क्योंकि सीखने में कल्पना शक्ति का बहुत ही उपयोग होता है। इमेजिनेशन का जो प्रयोग है वो शिक्षा में उसका बहुत महत्व होता है। उद्देश्य निर्धारण में गेस्टोल्ट हमारी सहायता करता है। गेस्टोल्ट मनोविज्ञान के प्रभाव के कारण अब हमें यह सोचना चाहिए कि शिक्षा का उद्देश्य बालक को संपूर्ण जीवन जीने की कला सिखाना होना चाहिए। हम बालक को केवल एक पक्ष में ही डेवलप नहीं करें बालक, बल्कि उसका ऑल ओवर डेवलपमेंट करें। तो बालक को संपूर्ण जीवन के बारे में सिखाना होगा और पाठ्यक्रम में हम एकीकरण के महत्व दिया जाना चाहिए तथा शिक्षण विधि में गेस्टोल्ट मनोविज्ञान का ध्यान रखना चाहिए। बालक को समस्या समाधान करने की योग्यता का विकास करना चाहिए। बालक के जो माता पिता होते हैं और अध्यापक को भी ये चाहिए कि बालक के व्यक्तित्व को पूर्ण रूप से देखकर ही बालक के बारे में कोई भी धारणा बनावे। हम किसी भी बालक को केवल एक पक्ष को देखकर ही टीचर या उसके पेरेंट्स एक कोई धारणा नहीं बना ले कि ये बालक प्रतिभाशाली है या कमज़ोर है, बल्कि बालक के संपूर्ण पक्ष को देखकर ही बालक के उसका व्यक्तित्व को हमें बताना चाहिए। हम किसी एक पक्ष को देखकर उसे कमज़ोर या प्रतिभाशाली नहीं कह सकते, बल्कि हमें उसे संपूर्ण पक्ष का अध्ययन करना चाहिए। अध्यापकों को चाहिए कि वे छात्रों को ही समस्याओं का पूरा ध्यान रखें और यदि समस्या के प्रति ज्ञान अपूर्ण है तो अंतर्दृष्टि करे और छात्रों को समस्या हल करने का पूरा समय देवे। इस सिद्धांत के अनुसार सीखने के अंतर्गत विद्यार्थी की विभिन्न मानसिक शक्तियों का विकास करना होता है। हम अगर बालक के सामने कोई भी समस्या रखेंगे तो बालक की विचार करने की शक्ति बढ़ेगी, उसकी तर्क करने की शक्ति बढ़ेगी और उसकी कल्पना शक्ति बढ़ेगी। तो कॉलर का यही कहना था कि हम बालक को छोटे छोटे अंशों में नहीं सिखाए, बल्कि उसको पूर्ण रूप से सिखाए। उसकी समस्या उसके सामने पूरी समस्या उसके सामने रखे और बालक उसे अपनी ब्रेन स्टॉर्मिंग के द्वारा, अपनी कल्पना शक्ति के द्वारा उस समस्या का हल करेगा। तो इस सिद्धांत का प्रयोग हम बालक अपनी लक्ष्य प्राप्ति में भी कर सकता है। उसके जीवन के कई लक्ष्य होते हैं और इन लक्ष्यों के प्रति वह कल्पना करके ही वह अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर सकता है। और समस्या समाधान में भी इसका प्रयोग होता है कि आप बालक के सामने या उसके जीवन में क्या समस्या आ रही व्यक्ति की, तो वो उसे कल्पना शक्ति के माध्यम से ही वो उसको हल करेगा। फिर रचनात्मकता में मतलब क्रिएटिविटी में समस्या समाधान देकर बच्चों में हम कल्पना शक्ति का विकास करके हम बालकों की उसकी क्रिएटिविटी बढ़ा सकते हैं। बालक उसके बारे में सोचेगा और उस कार्य को करेगा। हम उसे कोई भी ड्राइंग, पेंटिंग वगैरह, गीत, संगीत आदि सौंदर्यीकरण का भी इसमें हम दे सकते हैं। तो रचना शक्ति का बालक में विकास होगा और कल्पना शक्ति का विकास तभी संभव है जब बालक को हम समस्या समाधान विधि से अध्ययन कराएंगे और इसके द्वारा बालकों में अच्छी आदतों का निर्माण भी होता है। उसमें कल्पना शक्ति बढ़ती है और तर्क शक्ति बढ़ती है। हम देखते हैं हमारे जो विभिन्न पाठ्यक्रम होते हैं उसमें प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड से ही बालक को अध्ययन कराया जाता है, चाहे वो गणित के सवाल हो या साइंस की कोई समस्या हो या किसी भी सब्जेक्ट या उसके जीवन से संबंधित कोई समस्या हो, तो हम बालक को एक उसमें प्रॉब्लम क्रिएट करके उसकी कल्पना शक्ति को बढ़ाकर हम उसकी जो बुद्धि लेवल है उसको बढ़ा सकते हैं
और बालक का विकास कर सकते हैं और बालक की कल्पना शक्ति का इससे विकास संभव होता है। तो गेस्टोल्ट थ्योरी का यही कहना था कि बालकों के सामने हम उसे छोटे छोटे टुकड़ों में नहीं सिखाकर बल्कि पूरी ही तरह से बालक को जान ले, बल्कि और पूरी समस्या बालक के सामने रखकर हम उसे हल करने को दें, तभी बालक का विकास हो सकेगा। धन्यवाद।